नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत करने जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के अहम सैन्य ठिकानों पर 5 बड़े अटैक किए हैं। ब्लैक सी का नोवरोसियस्क से लेकर कर्च स्ट्रेट तक का इलाका बारूद से दहल उठा है। यूक्रेन लगातार रूस पर सटीक और अचूक हमले कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन को 24 घंटे में 2 दफे रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलानी पड़ी है और इसी बैठक में यूक्रेन विनाश की परमाणु नीति तय हो चुकी है। यूक्रेन के ये हमले पुतिन के सम्मान पर आघात है और रूस ने यूक्रेन सहित उसके मित्र देशों के खिलाफ विनाशक तैयारी कर ली है। लेकिन यूक्रेन के हमलों का कितना विनाशक असर रणभूमि में नजर आने वाला है, इसके लिए देखिए रिपोर्ट। काउंटर ऑफेंसिव में जमीन पर फेल हो चुका यूक्रेन अब स्ट्रैटेजिक हमले कर रहा है। उसके निशाने पर रूसी सैन्य मोर्चों से ज्यादा उसके वो ठिकाने हैं जो रूस के बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहां से रूस युद्ध की रणनीति भी बनाता है, समुद्री व्यापार भी चलाता है। यूक्रेन के निशाने पर रूस का ब्लैक सी फ्लीट, कर्च स्ट्रेट और कर्च ब्रिज है। यूक्रेन ने लगातार दूसरे दिन क्रीमिया के कर्च स्ट्रेट को दहलाने के लिए बारूद बरसाया और इस बार कामयाब भी हुआ। 4 अगस्त की रात को ब्लैक सी में यूक्रेन का एक और यूएसवी उतरा। इस बार इसका टारगेट था कर्च स्ट्रेट में विस्फोट। विस्फोटक से भरा ये यूएसवी रूस के एक जहाज से टकराया और विस्फोट हो गया। विस्फोट से उठी लपटें कई मील दूर कर्च स्ट्रेट के तट से भी नजर आई। इस हमले की रिपोर्ट मिलते ही रूस के तटरक्षक बल नौसेना ने चेतावनी जारी कर दी। धमाके की खबर लगते ही कर्च स्ट्रेट में समुद्री यातायात बंद कर दिया गया। एक नागरिक रशियन टैंकर जहाज हमले में तबाह हो गया। धमाके से जहाज का कांच चटक गया, कई कर्मचारी कांच लगने से जख्मी हो गए। रूस ने कहा कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने यूएसवी हमला किया है। इसके बाद तबाह हुए टैंकर से रेडियो संदेश जारी किया गया। यूक्रेन के अनमैन्ड सरफेस वेसल ने दूसरे दिन रूस के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। ये जहाज के इंजन रूम की तस्वीर है जिसमें पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। यूएसवी में भरे विस्फोटक से इतना बड़ा धमाका हुआ कि पानी की सतह से 30 फीट ऊपर बने कमांड कंट्रोल सेंटर की खिड़कियों के शीशे भी चटक गए। जहाज के अंदर धमाके से कितना नुकसान हुआ ये तस्वीरें बता रही हैं। रूस की मरीन फोर्सेस ने तबाह शिप को टग बोट से खींचकर रेस्क्यू कर लिया है। यूक्रेन ने इस जहाज पर हमले के लिए एक बार फिर यूएसवी यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल का इस्तेमाल किया। इसको 3 लोगों का क्रू दूर बने कमांड सेंटर से कंट्रोल करता है। इसको चलाने के लिए बैटरी पावर सिस्टम लगाया गया है। इस यूएसवी की लंबाई 2 मीटर होती है। इसमें 600 किलोग्राम विस्फोटक लगाया जा सकता है। पानी पर इसकी रफ्तार 8 नॉट यानी करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये टारगेट के नजदीक पहुंचकर फट जाता है। यूएसवी की कीमत 24 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक होती है। लेकिन ये मामूली सा यूएसवी रूस के करोड़ों के जहाज तबाह कर रहा है। 3 अगस्त को भी यूक्रेन ने रूस के दक्षिणी शहर नोवरोसियस्क के पोर्ट पर इसी यूएसवी से हमले किए थे। 24 घंटे में यूक्रेन मामूली हथियारों से रूस पर 5 बड़े प्रहार कर चुका है। 24 घंटे लेटेस्ट यूएसवी हमला यूक्रेन ने कर्च स्ट्रेट में किया है और इस हमले में एक टैंकर शिप तबाह हो गया है और इसके बाद कर्च स्ट्रेट के समुद्री यातायात को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और इसी के साथ ही दूसरा हमला कुर्स्क शहर पर कामिकाजी ड्रोन से किया गया है और इस हमले में रूस की एक प्रशासनिक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। एक चर्च की बाहरी इमारत को भी नुकसान पहुंचने की खबर है और इससे पहले नोवरोसियस्क में भी यूक्रेन ने यूएसवी हमला किया। इसमें ब्लैक सी फ्लीट का एक जहाज तबाह हो गया। रूस के ओलेनगोर्स्की एम्फीबियस जहाज को काफी नुकसान पहुंचा इससे और यूक्रेन ने क्रीमिया पर 13 ड्रोन अटैक किए हैं। यूक्रेन का टारगेट क्रीमिया का फेदोसिया था और फेदोसिया में रूस का बड़ा ऑयल डिपो भी है, लेकिन रूस ने यूक्रेन के सभी 13 ड्रोन हमले नाकाम कर दिए हैं। मॉस्को पर भी यूक्रेन ने 7 ड्रोन हमले किए हैं। रूस ने ये भी जो तमाम हमले हैं उन्हें नाकाम करने की बात कही है। दो दिन और 5 हमलों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन कैसे मॉडिफाइड और सस्ते हथियारों से रूस के मानसिक तनाव की वजह बन गया है। रूस के अहम सैन्य ठिकाने जिन तक यूक्रेन की पहुंच नहीं थी, अब वहां आए दिन हमले हो रहे। रूस इन्हें रोकने में नाकाम हो रहा है।
ब्लैक सी में यूक्रेन रूस का असॉल्ट वॉरशिप तबाह कर चुका है। इस जहाज को खींचकर नोवरोसिस्क डॉकयार्ड पर लाया गया है। 2 दिन में 2 यूएसवी हमले हो चुके हैं। दोनों वीडियो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किए हैं। मतलब साफ है कि यूक्रेन इस हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इशारों में यह स्वीकार भी कर लिया है। यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने 24 घंटे में 2 बार रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सुरक्षा परिषद के सदस्यों को ही शामिल किया गया। संकेत साफ है कि रूस किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अब से पहले जब भी यूक्रेन ने कर्च स्ट्रेट या कर्च ब्रिज पर हमला करने की कोशिश की तो पुतिन ने यूक्रेन पर बारूदी बारिश कर दी। सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद माना यह जा रहा है कि रूस का अपनी परमाणु शक्ति का प्रयोग कर सकता है। 17 जुलाई को कर्च ब्रिज पर हमले के बाद पुतिन ने बयान दिया। पुतिन ने कहा कि कर्च ब्रिज का सैन्य इस्तेमाल नहीं होता। यूक्रेन नागरिक सुविधाओं पर हमला करके आतंकवाद बढ़ा रहा है। रूस इस हमले का जवाब देने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करने को आजाद है। 17 जुलाई के बाद एक बार फिर यूक्रेन ने कर्च स्ट्रेट में विस्फोट किया है। उसका निशाना कर्च ब्रिज हो सकता था, लेकिन इस बार ट्रांसपोर्ट जहाज तबाह हुआ। पुतिन के सब्र की सीमा टूटी तो रूस सच में न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सवाल यही है कि आखिर कर्च स्ट्रेट और कर्च ब्रिज पर हमला कैसे हो गया? आखिर कर्च का अभेद्य सुरक्षा कवच कैसे ध्वस्त हो गया? अब जबकि यूक्रेन कर्च ब्रिज पर हमला करने में कामयाब हो गया है, तो अब रूस क्या करेगा? रूस इसका बदला किस तरह से लेगा? और अगर बदला लेता है तो इसको लेकर प्लान उस हाई लेवल मीटिंग में बना जो क्रेमलिन में हुई। पुतिन ने एक साथ कई फैसले लिए, रूस को एक परमाणु संधि से बाहर कर लिया और इसी के साथ ये तय हो गया कि अब पुतिन के एटमी हथियार विनाश का महा तूफान आने वाले हैं। आठ अक्टूबर 2022 यूक्रेनी सेना ने विस्फोट कर कर्च ब्रिज को तबाह कर दिया। 17 जुलाई 2023 करीब 10 महीने बाद कर्च ब्रिज पर भी हमला हुआ। यह हमला भी यूक्रेन ने ही किया। पांच अगस्त 2023 यूक्रेन ने कर्च ब्रिज को फिर से टारगेट किया। कर्च ब्रिज पर एक साल में 3 बार और 20 दिन में 2 बार हमला हुआ और इसी के साथ युद्ध के मैदान में महाविध्वंस का सायरन बजने लगा। क्रीमिया का कर्च ब्रिज पुतिन पावर का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यह रूस की आन बान और शान है। इस पर तीसरी बार अटैक हुआ तो पुतिन का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब पुतिन वो करने जा रहे हैं जिसका डर 6 महीने से मंडरा रहा है। युद्ध का अब परमाणु दौर शुरू होने वाला है। इसकी शुरुआत रूस करेगा। कर्च ब्रिज पर हमले के साथ ही पुतिन का एक्शन शुरू हो गया। पुतिन ने एक साथ कई बड़े फैसले किए। पुतिन फैसला कर अब ये ऐलान कर रहे हैं कि अब युद्ध के मैदान में एटमी सुनामी आने वाली है। पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई। इसमें यूक्रेन पर प्रहार का प्लान बनाया गया। इसी मीटिंग में पुतिन ने रूस को एक और परमाणु संधि से अलग करने का फैसला ले लिया। लड़ाकू विमानों के बेड़े को कर्च स्ट्रेट में भेज दिया। रूस के फाइटर जेट्स आसमान में उड़कर पहरेदारी कर रहे हैं। क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मीटिंग में एटमी हमले को लेकर भी बात हुई। जाहिर है पुतिन किसी भी वक्त परमाणु विस्फोट कर सकते हैं। तमाम धमकियों के बावजूद यूक्रेन हिमाकत कर रहा है। यूक्रेन का दुस्साहस तभी खत्म होगा जब यूक्रेन खत्म होगा। यही वजह है कि अब पुतिन उसे एटमी आग में जलाकर खत्म करने वाले हैं। पुतिन के पास युद्ध जीतने का अब यही अंतिम विकल्प बचा है। पुतिन यूक्रेन से कैसे बदला लेंगे, यूक्रेन का क्या अंजाम होने वाला है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिरी बार कर्च ब्रिज पर हमला कैसे होने जा रहा है। रूस यूक्रेन के हमले को रोक क्यों नहीं पा रहा है, खासकर तब जब कर्च की सुरक्षा अभेद्य कही जाती है।
क्रीमिया का कर्च ब्रिज पुतिन पावर का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस पुल पर पुतिन ब्रिगेड का ऐसा पैरा होता है जिसे भेदना असंभव है और इस ब्रिज की सुरक्षा 1-2 लेयर की नहीं बल्कि पूरे 20 लेयर्स की होती है। आप इसे एनिमेशन के जरिए कर्च ब्रिज के सिक्योरिटी सिस्टम को अब जानिए। इस पुल की सुरक्षा के लिए आसमान से पहरेदारी एक सैटेलाइट के जरिए होती है। पुल की पहरेदारी में हथियारों से लैस सुखोई 30 फाइटर जेट तैनात रहते हैं और एक डेडिकेटेड रडार स्टेशन पुल की सुरक्षा के लिए बना हुआ होता है। डेडिकेटेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पुल की सुरक्षा की जाती है और इसके साथ ही सुरक्षा के लिए एंटी सबमरीन सर्विलेंस सिस्टम तैनात होता है। एयर अटैक रोकने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगाई गई है। ट्रक माउंटेड रॉकेट सिस्टम भी पुल की सुरक्षा में तैनात रहता है। सुरक्षा के लिए शोल्डर माउंटेड रॉकेट भी तैनात किए गए हैं और इतना ही नहीं, कर्च ब्रिज के आसपास सरफेस टू एयर मिसाइल भी 24 घंटे तैनात रहती है। वहीं पुल के करीब करीब हर इलाके में वॉच टावर भी बनाए गए हैं। अब बारी आती है समंदर के रास्ते निगरानी की, तो इसके लिए बाकायदा एक युद्धपोत तैनात है। कर्च ब्रिज के निचले हिस्से में सोनार सिस्टम भी लगे हैं जो समंदर के भीतर पनडुब्बियों की मूवमेंट का पता लगाते हैं। सुरक्षा के लिए 24/7 पुल के नीचे गोताखोर मरीन कमांडो की ड्यूटी होती है। सिर्फ यही नहीं, पुल के आसपास ट्रेन्ड डॉल्फिन्स तैनात की गई हैं और इसके अलावा कोस्टल मिसाइलों को भी तैनात किया गया है। इस सिक्योरिटी सिस्टम से ही आप ये समझ सकते हैं कि पुतिन के लिए इस पुल की अहमियत क्या है। ऐसे में अगर यूक्रेन बार बार इस सुरक्षा चक्र को भेदने और कर्च ब्रिज पर हमले में कामयाब हो रहा है तो ये क्रीमिया ही नहीं बल्कि क्रेमलिन के लिए भी खतरे का संकेत है। 20 लेयर की सिक्योरिटी के बाद भी अगर यूक्रेन हमला करने में सफल हो जाता है तो ये क्रेमलिन के लिए चिंता की बात है। यही वजह है कि अब पुतिन ने यूक्रेन को खत्म करने का नया प्लान तैयार कर लिया है। पुतिन एटमी हमले के साथ साथ हाइब्रिड वॉर की तैयारी भी पूरी कर चुके हैं। इन सब का मकसद सिर्फ एक है, यूक्रेन को भस्म करना। पुतिन यूक्रेन से कैसा प्रतिशोध लेने जा रहे हैं ये तो सिर्फ पुतिन और उनके खास लोग ही जानते हैं, लेकिन इतना तय है कि अब विनाश का बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यूक्रेन के पूर्व कमांडर ने जो कुछ कहा है उससे ज़ेलेंस्की और उनकी सेना दहशत से भर गई है। यूक्रेन के पूर्व मेजर जनरल सर्गेई क्रिवोनोस ने कहा है कि आने वाले महीनों में यूक्रेनी सेना को सबसे खराब स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेनी फोर्स को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ज़ेलेंस्की रूसी सेना की ताकत को कमतर आंकने की गलती ना करें, वरना यूक्रेन को इस गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेनी जनरल का यह डर एकदम सही है। कर्च ब्रिज पर हमले के साथ ही ये तय हो चुका है कि पुतिन अब यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। रूस अब एटमी अटैक के लिए भी तैयार है। लेकिन ज़ेलेंस्की का काउंटर अटैक जारी है। अब उन्होंने क्रीमिया के ऑयल स्टोर पर हमले की चेतावनी दे दी है। अगर यूक्रेन ने यह गलती कर दी तो उसे विनाश से कोई नहीं बचा पाएगा। पुतिन परमाणु विनाश का वो अध्याय खोल देंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के खिलाफ रूस के बारूदी मिशन में कई बार ऐसे मोड़ आए जिसमें यूक्रेन भारी पड़ता दिखा है। हालांकि इस समय रूस जंग का दायरा बढ़ा रहा है, लेकिन यूक्रेन भी जताने की कोशिश कर रहा है कि मॉस्को पर कीव भारी है। और यूक्रेन भारी इसलिए है क्योंकि मॉस्को तक यूक्रेन के ड्रोन्स पहुंचकर धमाके कर रहे हैं, लेकिन रूसी डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में नाकाम है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूक्रेन के पास ऐसे ताकतवर हथियार वाकई हैं या फिर रूस खुद यूक्रेन को रणनीतिक बढ़त बनाने दे रहा है। देखिए वॉर जोन से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारी पड़ेगी चूक जरा सी, यूक्रेन पलट रहा है बाजी। मॉस्को तक यूक्रेन के ड्रोन्स पहुंचना, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचना, यूक्रेन रूस के बारूदी संघर्ष में सामान्य घटना नहीं है, बल्कि ये जंग के भविष्य को और ज्यादा पेचीदा बनाने वाला दृश्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रूस की राजधानी है।
एक सुपर पावर कंट्री की वो सबसे सुरक्षित जगह जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो क्या रूस के डिफेंस सिस्टम कबाड़ हो चुके हैं? क्या रूसी डिफेंस लेयर तोड़ना आसान हो गया है? या फिर क्या यूक्रेन ने रूस से ज्यादा उन्नत हथियार हासिल कर लिए? ये सवाल और पुख्ता तब होते हैं जब यूक्रेन दावा करता है कि उसने रूस के नौसैनिक अड्डे पर समुद्री ड्रोन से हमला किया था। लेकिन फिर भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। आखिर यह संभव कैसे है कि पहले क्रेमलिन तक एक ड्रोन पहुंचा और फिर ग्रीन जोन में मौजूद दूसरी इमारतों को भी दुश्मनों ने नुकसान पहुंचा दिया? क्या मारियंस्की पैलेस में मॉस्को की सिक्योरिटी नाकाम करने का ट्रिगर है? जवाब जानने से पहले मॉस्को की सुरक्षा समझ लीजिए। मॉस्को की सबसे बाहरी लेयर पर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, जो मिसाइल और फाइटर जेट से रक्षा करता है। दूसरी लेयर क्रासुखा इलेक्ट्रो वॉरफेयर सिस्टम की है। ये लेयर माइक्रो और मैक्रो ड्रोन्स को भी नाकाम कर सकती है। तीसरी लेयर में सेल्फ प्रोपल्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम पंजशीर तैनात है। चौथी लेयर में शॉर्ट रेंज 9K330 टॉर मिसाइल सिस्टम मॉस्को की सुरक्षा में लगाया गया है, जबकि सबसे अंतिम पांचवी लेयर में एंटी ड्रोन सिस्टम और एंटी ड्रोन गन के साथ रूसी फोर्स के माहिर सैनिक भी तैनात हैं। इसलिए सवाल उठेंगे ही और जवाब देते हैं यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल हो रहे हथियार। यूक्रेन ने लोकल इंजीनियरिंग के दम पर रूस के भारी वेपन्स को नाकाम करने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन वो हथियार कौन से हैं? डिकॉय मिसाइल। इस मिसाइल को बनाने के लिए किसी रॉकेट साइंटिस्ट या इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है, ना ही लैब जरूरी है। बावजूद इसके यूक्रेन की लोकल इंजीनियरिंग से तैयार ये वो मिसाइल है जो जोरदार धमाका करने में सक्षम है। हालांकि ये मिसाइल अभी प्रोटोटाइप है, लेकिन जल्द ही इसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिसाइल में एक पाइप के ऊपर इंजन लगाया गया है जो डीजल या पेट्रोल से चलता है। इसकी रेंज 140 किलोमीटर है और ये लगातार 30 मिनट तक उड़ान भर सकती है। इसके अलावा मिसाइल 25 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है और इसकी कुल लागत सिर्फ 24,85,000 रुपए है। यानी करोड़ों रुपए की लागत वाली जो मिसाइल रूस के अंदर हमले में नाकाम रही है, उसका तोड़ बहुत ही सस्ते में यूक्रेन ने खुद तलाश लिया है। और इसकी खास बात यह है कि यह हमला भी ठीक रूस को ईरान से मिले ड्रोन्स की तरह ही करेगी, जबकि इसके अलावा भी यूक्रेन ने रूस पर हमले के लिए कुछ वेपन्स अपग्रेड कर लिए हैं। इनमें UJ-22 बीवर ड्रोन अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये ड्रोन यूक्रेन ने लोकल लेवल पर मॉडिफाई किए हैं। इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है और यह 20 किलोग्राम तक विस्फोटक ढोने में सक्षम है। ठीक इसी तरह यूक्रेन के कई और वेपन्स को अपग्रेड किया गया है, जिनमें सोवियत काल के वो ड्रोन्स भी शामिल हैं जिन्हें मिसाइल जितनी दूरी तक मार करने के लिए बनाया गया था। हालांकि उन ड्रोन्स को डिफेंस सिस्टम नाकाम कर सकते हैं, इसलिए यूक्रेन का भरोसा ज्यादातर हाइब्रिड वेपन्स पर है जो यूक्रेन में ही बनाए जा रहे हैं और इनमें पहला नाम आता है रूबक ड्रोन का। दावे के तहत मॉस्को तक पहुंचने वाला हथियार रूबक ड्रोन ही था, जो रूस के लैंसेट और ईरान के शाहिद ड्रोन का फ्यूजन है। रूबक ड्रोन भी एक कामिकाज़ी ड्रोन है जिसका वॉरहेड रूस के लैंसेट ड्रोन जैसा है। वहीं पिछला हिस्सा यानी टेल ईरान के शाहिद ड्रोन से इंस्पायर्ड है। यूक्रेन का यह ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है और 20 से 40 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। माना जा रहा है कि इस ड्रोन में एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो रूस के डिफेंस सिस्टम या इलेक्ट्रो वॉरफेयर सिस्टम को भी धोखा दे सकती है। और दावा यह भी है कि हाइब्रिड हथियारों में ऐसे कई वेपन्स यूक्रेन की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, जिसका प्रमाण है पोलोस M16। ये एक ऐसी बोट है जिसे यूक्रेन नीपर नदी से लगी सीमा या ब्लैक सी में रूस की सेना या नौसेना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसमें एक बोट पर UAG-40 ग्रेनेड लॉन्चर फिट किया गया है।
जो हल्का और घातक हथियार है। इसका मतलब साफ है कि यूक्रेन ने खुद ऐसे वेपन्स बना लिए हैं जो न सिर्फ रूस के डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकते हैं, बल्कि मॉस्को तक पहुंचकर तबाही भी मचा सकते हैं। यानी अब जंग एक बार फिर उस मोड़ पर है जहां यूक्रेन और रूस के बीच बारूदी घमासान वार पलटवार के लेवल पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। RM-70 MLS से यूक्रेन पर अटैक हुआ है। रूसी ठिकानों पर यह अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया है। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को दिया है RM-70। ये तस्वीरें भी RM-70 से अटैक किया देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त MLS से यूक्रेन पर अटैक हुआ है। बड़ी खबर इन तस्वीरों के जरिए चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को दिया है RM-70। रूस यूक्रेन के सैनिकों के बीच अब क्लोज फाइट चल रही है, यानी दोनों की सेनाएं आमने सामने की जंग लड़ रही हैं। डोनेस्क और ज़ेपोरिजिया से जैसे मोर्चे पर रूस यूक्रेन दोनों के सैनिकों ने एक दूसरे पर घातक हमले शुरू कर दिए हैं। जिन जगहों पर करीब 6 से 8 महीने भीषण युद्ध हुआ था, अब इस बार फिर वहीं दोनों देशों की सीमाएं भिड़ गई हैं। और यूक्रेन एक तरफ रूस की सीमा के भीतर हमलों को बढ़ा रहा है, तो वहीं यूक्रेन के जिन इलाकों में रूस का कब्जा है उसे मुक्त कराने का मिशन भी चल रहा है। यूक्रेन के हमले में रूस ने फिर अपने सैन्य अफसरों को गंवा दिया है। यूक्रेन के वॉर जोन में अब इंच इंच की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर कब्जे के लिए हर दिन बेहिसाब बारूद बरस रहा है। सैनिक मर रहे हैं, हथियार जल रहे हैं। यूक्रेन के कुछ इलाकों में अब दोनों देशों के सैनिकों के बीच की दूरी बेहद कम हो गई है। नेटो देशों के बड़े हथियारों की जगह अब फाइट असॉल्ट राइफल, मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर से लड़ी जा रही है। जमीन पर कब्जा जमाए रखने और जमीन को मुक्त कराने की इस लड़ाई में अब पैदल सेना ही सबसे अहम हो गई है। कुछ मोर्चों पर रूस की सेना आगे बढ़ रही है, तो कहीं यूक्रेन की फौज कुछ कदम आगे बढ़ती है। मुकाबला जोरदार चल रहा है। अनगिनत शवों का अंबार लग रहा है। भारी गोलाबारी के बीच से नुकसान का सही आंकड़ा नहीं आ पा रहा है, लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों तरफ से कितना भीषण हमला किया जा रहा है। खेरसोन में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। रूस के कब्जे वाले इलाके में ग्रेनेड गिराए गए। ड्रोन अटैक में रूस का T-72 टैंक भी नष्ट हो गया। डोनेस्क में लगातार कब्जा जमाकर आगे बढ़ रही यूक्रेन की सेना पर यह रूस का हमला है। यूक्रेन के सैनिकों ने यहां सुरंगें बनाकर ठिकाना बनाया था, लेकिन रूस के ड्रोन ने इस ठिकाने को ढूंढ निकाला और फिर शुरू हुआ भीषण हमला। रशियन आर्टिलरी ने यहां भारी गोलाबारी की और ड्रोन से भी कई ग्रेनेड गिराए गए। यूक्रेन ने इस हमले का कैसे बदला लिया, अब ये देखिए। एक इमारत में जबरदस्त धमाका हुआ और लगातार धमाके होने लगे। इमारत से आग के गोले उछल उछल कर दूर तक जा रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि यह रूसी सेना का हथियार डिपो था, जिसे यूक्रेन की सेना ने भस्म कर दिया। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को बड़ा नुकसान होने का दावा करते हुए आंकड़ा जारी किया है कि 4 जून के बाद से शुरू हुआ काउंटर ऑफेंस नाकाम रहा। 2 महीने में यूक्रेन के 43,000 सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन के 5,000 हथियार नष्ट हो गए। यूक्रेन को 26 एयरक्राफ्ट और 25 लेपर्ड टैंक भी गंवाने पड़े। प्रेसिडेंट पुतिन का दावा है कि यूक्रेन की आर्मी को किसी भी मोर्चे पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। हालांकि डोनेस्क में यूक्रेन का हमला जारी है। इस इलाके में यूक्रेन को अपने 2 सैन्य अफसरों को गंवाना पड़ा है। यूक्रेन की सेना के ये 2 कमांडर डॉनबास इलाके में मारे गए हैं। जान गंवाने वालों में एक लेफ्टिनेंट रैंक का अफसर था और दूसरा मेजर रैंक का अफसर। दोनों डॉनबास इलाके में रूस की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में यूक्रेन की सेना ने डोनेस्क पर 58 बार गोले बरसाए हैं। यूक्रेन के हमले में 2 नागरिकों की मौत की भी खबर है।
यूक्रेन की सेना यहां MLRS और आर्टिलरी से गोलाबारी कर रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है। रूस की इस ट्रेन का नाम येनिसी है। यह ट्रेन बख्तरबंद है और कई हथियारों से लैस है। ट्रेन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन की भी तैनाती है ताकि ट्रेन को हवाई हमलों से बचाया जा सके। यूक्रेन कई बार रूस के रेल रूट को टारगेट करने की कोशिश कर चुका है, इसलिए माना जा रहा है कि अब जिन इलाकों में खतरा है वहां यह ट्रेन गश्त करेगी। सूमी में रूस का हमला लगातार जारी है। सूमी में ताबड़तोड़ गोलाबारी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को सूमी के 9 इलाकों पर जबरदस्त प्रहार किया गया। हालांकि यूक्रेन ने दक्षिण में रूस की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने और कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि दक्षिणी सीमा के कुछ जगहों पर यूक्रेनी सेना रशियन डिफेंस की पहली लाइन को तोड़ने में कामयाब हुई है। यूक्रेन की फौज अब मिडिल लाइन की तरफ बढ़ रही है। खेरसोन में भी यूक्रेन ने रूस के एक T-90 टैंक को नष्ट करने का दावा किया है। बाखमुत की तरह ही उगलेदार भी तबाह हो रहा है। रूस के हमले से एक इमारत में आग लग गई और फिर पूरी इमारत ही मलबे में तब्दील हो गई। यूक्रेन के इन तस्वीरों से सर्वनाश का डर बढ़ता जा रहा है। रूस का बारूदी प्रहार इसी रफ्तार से चला तो उगलेदर और बाखमुत जैसी हालत पूरी यूक्रेन की हो सकती है। ये यूक्रेन के एंटी टैंक मिसाइल जैवलिन का हमला है। यूक्रेन ने जैवलिन के इस्तेमाल से रूस की एक आर्मर्ड व्हीकल को नष्ट कर दिया। नए पैकेज में अमेरिका यूक्रेन को जैवलिन का जखीरा भेजने वाला है। यूक्रेन का एक और हमला देखिए। जोरदार धमाका, जबरदस्त आग और चंद सेकंड में रूस का एक भारी भरकम टैंक कबाड़ बन गया। वीडियो ज़ैपोरिज़िया का है। यूक्रेन ने किस हथियार का इस्तेमाल किया ये साफ नहीं है। ज़ेलेंस्की ने काउंटर ऑफेंस के नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह हथियारों की कमी को बताया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के हथियारों की डिमांड पूरी की होती तो युद्ध में यूक्रेन इस वक्त रूस पर हावी होता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त ब्लैक सी में रूसी पोर्ट खतरनाक जोन में है और यूक्रेन की तरफ से जानकारियां सामने आ रही है। रूस के 6 बंदरगाह खतरनाक जोन में है और ब्लैक सी में रूस लगातार बढ़ रहा है, यानी आगे तेजी से उसका बेड़ा बढ़ रहा है। ब्लैक सी से यूक्रेन क्रीमिया पर हमला कर रहा है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के बारूदी ऑपरेशन का अब वो फेज शुरू हो चुका है जिसमें बेलारूस और नेटो मेंबर्स की भी डायरेक्ट एंट्री हो सकती है। आशंका पोलैंड या बाल्टिक देशों के मोर्चे पर नया फ्रंट खुलने की है जिसमें जाहिर तौर पर वैगनर लड़ाके बड़ी भूमिका निभाएंगे और यह भी तय है कि अगर ऐसा होता है तो फिर पूर्वी यूरोप से ही विश्व युद्ध की आधिकारिक शुरुआत मान ली जाएगी। लेकिन शुरुआत होगी कैसे, इस रिपोर्ट में समझिए। बाल्टिक देश लातविया के लुट्जा शहर का यह वीडियो इन दिनों सबसे ज्यादा वायरल है। वायरल इसलिए नहीं कि इस वीडियो को किसी प्रोपेगेंडा से जोड़कर देखा जा रहा है या फिर इस वीडियो में कोई खामी है, बल्कि इस वीडियो को बार बार देखे जाने की वजह है जंग की एक ऐसी तैयारी जो पूर्वी यूरोप को बारूद की आग में झुलसा सकती है। ये सेना, ये हथियार सब बेलारूस की सीमा पर तैनात हो रहे हैं। ठीक ऐसे ही तैनाती इस समय पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा पर भी हो रही है और इस तैनाती का मकसद है बेलारूस की सीमा से दाखिल होने वाले खतरे को टालना, पूर्वी यूरोप में बारूदी तबाही को रोकना। और वो खतरा है वैगनर। आपने बिल्कुल सही सुना,
सुवाल की कॉरिडोर को हासिल करने के लिए यूक्रेन की बारूदी सप्लाई लाइन तबाह करने के लिए वैगनर पोलैंड की सीमा पर तैनात हो चुके हैं और इस सीमा के 100 किलोमीटर के दायरे में यही रूसी प्राइवेट आर्मी के लड़ाके 2 मोर्चे पर बारूदी एक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि पूर्वी यूरोप में वैगनर बारूदी तबाही अकेले कैसे मचाएंगे? जवाब यूक्रेन के लगाए आरोपों से मिल रहा है। यूक्रेन का रूस पर आरोप है कि बेलारूस में क्रेमलिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश कर रहा है। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत बेलारूस की मोजियर ऑयल रिफाइनरी को टारगेट बनाया जाएगा और इस धमाके के लिए कीव को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जबकि हमला बेलारूस में मौजूद वैगनर पीएमसी के लड़ाके ही करेंगे। और अगर ऐसा होगा तो मुमकिन है कि ये सब पोलैंड पर हमले की रणनीति के तहत होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पोलैंड पर बारूदी एक्शन के लिए बेलारूसी सेना की जरूरत भी होगी और एक हमला बेलारूसी सेना को सीधे जंग में उतार देगा, जिसके बाद पूर्वी यूरोप में तबाही तय है। हालांकि क्रेमलिन की इस रणनीति को लेकर कोई पुख्ता दावा नहीं है, लेकिन कुछ संकेत फिर भी मिल रहे हैं। इनमें पहला संकेत है पोलैंड में बेलारूसी शख्स की गिरफ्तारी। दावा है कि जिस बेलारूसी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है वो रूस का जासूस है। वहीं दूसरा संकेत है यूरोप की सीमा पर बेलारूस में हथियारों की तैनाती। तीसरा संकेत है भारी मात्रा में रूस से बेलारूस में हथियार भेजा जाना। और चौथा है रूसी नागरिकों का बाल्टिक देशों से वापस लौटना। इन संकेतों में जासूस जिसे माना जा रहा है वो अभी संदेह के दायरे में है, जबकि बाकी सभी संकेत जंग की स्थिति को साफ कर रहे हैं। इनमें लातविया ने रूस के नागरिकों को सितंबर तक देश छोड़ने की अपील की है। इस संबंध में एक खत 6000 रूसी नागरिकों को मिला है। वहीं लिथुआनिया ने बेलारूस के साथ लगी सीमा पर 2 चौकियों को एक्टिव कर दिया है, जबकि दोनों ही बाल्टिक देशों ने रूसी मुक्त क्षेत्र बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, जो जंग की आशंका को और गहराते हैं। वहीं सबसे बड़ा खतरा इन देशों की सीमा के दूसरी तरफ वैगनर की तैनाती के रूप में खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ नेटो से यूक्रेन को लगातार धोखा मिल रहा है तो दूसरी तरफ रूस को नए मददगार मिल रहे हैं। हथियारों की कमी की वजह से यूक्रेन के लिए मुकाबले में बना रहना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं रूस यूक्रेन क्या नेटो तक से भिड़ने की तैयारी में जुट गया है। चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से हथियारों की डील करने के साथ ही रूस अपने हथियारों के प्रोडक्शन पर भी तेजी से काम कर रहा है, जबकि यूक्रेन का साथ दे रहे फ्रांस और जर्मनी जैसे देश अब युद्ध से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। बदलते हालातों की वजह से आने वाले दिनों में यूक्रेन की हार तय नजर आने लगी है। आसमान में रशियन फाइटर से निकली इस मिसाइल ने अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया। रूस के शक्ति प्रदर्शन से नेटो देशों में खलबली है। यूक्रेन के तमाम मददगार सोच में पड़ गए हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। पुतिन के नए वॉर ब्लूप्रिंट को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। रूस की जिस मिसाइल ने खलबली मचाई है वो 180 डिग्री घूमकर प्रहार करती है। यानी ये रशियन फाइटर जेट का पीछा करने वाले दुश्मन के फाइटर्स को नष्ट कर सकती है। रूस की ये मिसाइल सुखोई 57 के लिए बनाई गई है। रूस की ये मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली है और रूस का दावा है कि वो अमेरिका में इस तरह के हथियारों के डेवलपमेंट से 5 से 10 साल आगे है।
नई मिसाइल सभी कोणों पर लक्ष्य को मार सकती है। ये फायर करने के दौरान आगे की ओर उड़ान भरेगी और 180 डिग्री पर टर्न लेकर पीछे उड़ रहे दुश्मन को मार गिराएगी। ऐसी क्षमता अभी तक किसी शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल में देखने को नहीं मिली। एक तरफ रूस का ये शक्ति प्रदर्शन है तो दूसरी ओर यूक्रेन के लिए बेहद बुरी खबर। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी से अब यूक्रेन को हथियार नहीं मिल सकेंगे। 110 में से जर्मनी ने सिर्फ 10 लेपर्ड टैंक भेजे हैं। दर्जनों मार्डर देने के वादे को भी पूरा नहीं किया गया। जर्मनी से डिफेंस सिस्टम की सप्लाई भी रुक गई है। फ्रांस भी यूक्रेन के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। सबसे अहम तो यह है कि ब्रिटेन के बाद जर्मनी ही ऐसा देश है जिसने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइल देने का भरोसा दिया था, लेकिन जर्मनी ने अब यूक्रेन को टॉरस नाम के मिसाइल देने से इनकार कर दिया है। हालांकि यूक्रेन को F-16 फाइटर मिलने का रास्ता साफ नजर आ रहा है। यूक्रेन के 8 पायलट F-16 उड़ाने को तैयार हैं। नेटो की बेरुखी को देखते हुए यूक्रेन के एक रिटायर्ड अफसर ने सेना को सबसे बुरा वक्त देखने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। पूर्व अफसर ने कहा है कीव रूस की ताकत को कम आंकने की भूल ना करे। आने वाले दिनों में रूस बेहद तेज रफ्तार से हमला करेगा। यूक्रेन की राजधानी पर तेजी से कब्जा हो सकता है। रूस सिर्फ 12 घंटे में राजधानी कीव पर कब्जा कर सकता है। रूस ने बड़े पैमाने पर नए सैनिकों की भर्ती की, तो वहीं जिन लोगों ने सैनिक की ट्रेनिंग ली है उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। युद्ध की तैयारी के बीच अमेरिका को चेतावनी देने के लिए रूस और चीन की नेवी फिर साथ नजर आ रही है। प्रशांत महासागर में रूस और चीन की नेवी युद्ध का अभ्यास करने के साथ गश्त लगा रही है। संदेश साफ है कि रूस के यूक्रेन मिशन के बीच अगर नेटो का कोई भी देश आया तो पुतिन उसे करारा जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पश्चिमी अफ्रीकी रूस और अमेरिका की जंग का नया अखाड़ा बनता जा रहा है। इस क्षेत्र में नाइजर देश की सत्ता का तख्ता पलट होने के बाद रूस बनाम अमेरिका की जंग छिड़ गई है। यहाँ भी अफ्रीकी देशों की खेमेबंदी शुरू हो चुकी है। अमेरिका और रूस की सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं। आशंका तो यह है कि यहाँ वैगनर PMC ग्रुप और अमेरिका के बीच जंग छिड़ सकती है। दरअसल दोनों ही नाइजर पर अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। आखिर क्यों वेस्ट अफ्रीका में तनाव बढ़ रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। 26 जुलाई को नाइजर की राजधानी नियामे में विद्रोह हुआ और राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को जेल में डाल दिया गया। नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद अब्दुर्रहमान चियानी। नए राष्ट्रपति ने सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए सीक्रेट समझौता किया है, जिससे अमेरिका तक में कोहराम मच गया है। फ्रांस मीडिया का दावा है कि नाइजर सरकार ने वैगनर PMC ग्रुप के साथ करार किया है। वैगनर कई अफ्रीकी देशों में सुरक्षा का काम संभालता है। नाइजर में यूरेनियम खदानों की जिम्मेदारी वैगनर को मिल सकती है। वैगनर के हाथ में यूरेनियम कंट्रोल जाने का मतलब है सुपर पावर्स पर सीधा असर, और इसीलिए पश्चिमी अफ्रीका में जंग के हालात बन गए हैं। नाइजर में तख्ता पलट पर दो गुट आमने सामने आ गए हैं। 15 देशों के संगठन इकोवास यानी इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स के सेना प्रमुखों की बैठक हुई है। बैठक के बाद नाइजर के कमांडर अब्दुर्रहमान को नाइजीरिया ने अल्टीमेटम दे दिया है। सेना के सत्ता न छोड़ने पर हमले का ऐलान किया जा चुका है। नाइजीरिया में जॉइंट ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। नाइजर के पड़ोसी देश में अमेरिका ने सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। बेनिन में यूएस का C-17 मिलिट्री एयरक्राफ्ट पहुंच चुका है। दरअसल नए राष्ट्रपति अब्दुर्रहमान रूस के समर्थक हैं। इकोवास की इस बैठक और अमेरिका की बढ़ती सैन्य गतिविधि के बाद एक बार फिर नियामे में रूसी झंडे के साथ प्रदर्शन शुरू हो गए। नियामे में जनता सड़कों पर उतरकर तख्ता पलट करने वाले मोहम्मद अब्दुर्रहमान चियानी और रूस का समर्थन कर रही है। नाइजर में विदेशी दखल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। रूस अमेरिका के वर्चस्व की जंग में अफ्रीका में नया जंगी मोर्चा तैयार हो चुका है।
नाइजर के कमांडर अब्दुल रहमान चियानी के साथ रूस, माली, बुर्किना फासो, सेनेगल और अल्जीरिया खड़े हो गए हैं, तो दूसरे खेमे में अब्दुल रहमान चियानी के खिलाफ अमेरिका, फ्रांस, नाइजीरिया, लाइबेरिया और कई पश्चिमी अफ्रीकी देश खड़े हैं। अगर नाइजर की यूरेनियम खदानों का कंट्रोल वैगनार के हाथ जाता है तो यूरेनियम मार्केट में हड़कंप मचना तय है। इससे यूरेनियम के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। नाइजर में तख्ता पलट से यूरेनियम बाजार में अस्थिरता हो गई है। डेटा के मुताबिक 2020 तक नाइजर 4,20,000 टन यूरेनियम निर्यात करता रहा है। 2022 में ईयू के लिए नाइजर यूरेनियम का सबसे बड़ा सप्लायर था। एनर्जी संकट से जूझ रहे यूरोप के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। सप्लाई बाधित होने पर वैश्विक बाजार में यूरेनियम के दाम बढ़ सकते हैं। न्यूक्लियर पावर के लिए यूरेनियम बेहद जरूरी है। यूरोप की जरूरत की 22% बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट से सप्लाई होती है। ऐसे में अगर नाइजर में यूरोप विरोधी मोहम्मद अब्दुल रहमान चियानी की सत्ता रही तो यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसीलिए नाइजर रूस बनाम अमेरिका की जंग का नया अखाड़ा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।